मॉर्निंग स्टूडेंट, बीएड सेकंड ईयर और अपना सब्जेक्ट है पेडागोजी ऑफ जनरल साइंस। इसमें हम यूनिट 2 पढ़ रहे हैं। यूनिट 2 का अपना टॉपिक है प्रायोगिक कार्य का संगठन एवं क्रियान्वयन। जो प्रायोगिक कार्य है उसका संगठन किस प्रकार से किया जाता है, वो उनका क्रियान्वयन क्या है, इनके बारे में पढ़ रहे थे। जिसकी कल की जो ऑनलाइन क्लास थी उसमें मैंने आपको इसका जो पहला नियम था वो था सैद्धांतिक एवं प्रायोगिक कार्य का महत्व। सैद्धांतिक एवं प्रायोगिक कार्य का महत्व, उसके बारे में बताया था कि जो हम वर्क करते हैं, जैसे कक्षा में पढ़ा रहे हैं, उसको उसी समय उसका जो प्रैक्टिकल वर्क होता है वो उसी समय किया जाए तो बालक उस चीज को याद रखता है, वो ज्ञान उसका स्थायी रहता है। लेकिन उसके विपरीत हम वो ज्ञान या जो कक्षा में पढ़ा रहे हैं उसी प्रकरण से रिलेटेड ज्ञान को हम 1-2 महीने बाद उसका प्रैक्टिकल वर्क कराते हैं तो बालक बार बार शिक्षक की ओर ध्यान उसका रहता है कि शिक्षक को बार बार प्रश्न पूछता है इससे, और शिक्षक भी बार बार उसको बताया था, दोनों के समय की बर्बादी भी होती है। और इसमें मैंने आपको ये बताया था कि जब प्रैक्टिकल वर्क करते हैं या कक्षा में जो टॉपिक पढ़ाया है, जैसे मैंने आपको बताया था इसमें प्रकाश में परावर्तन एवं अपरावर्तन के बारे में पढ़ा रहे हैं, लेकिन कक्षा में हम उसको पढ़ा रहे हैं जो था अपना आर्थोमेटिक्स का सिद्धांत, उसके बारे में पढ़ा रहे हैं तो बालक उस चीज को प्रैक्टिकल कार्य में फिर रुचि नहीं रखता है। जैसे कक्षा में हम प्रकाश के का परावर्तन और परावर्तन के बारे में पढ़ा रहे हैं तो कक्षा कार्य में भी परावर्तन और अपरावर्तन से संबंधित प्रयोगात्मक कार्य होने चाहिए। यदि कक्षा में परावर्तन और अपरावर्तन नहीं पढ़ा रहे, आप आर्थोमेटिक्स का सिद्धांत पढ़ा रहे हैं तो प्रैक्टिकल वर्क में भी आर्थोमेटिक्स का सिद्धांत का प्रयोग करवाना चाहिए ताकि बालक है उस चीज के मध्य अपना समन्वय स्थापित करे, उसमें भी अपना तर्क वितर्क करके कुछ नया करने की क्षमता उसमें रखे। यदि ऐसा नहीं होता है तो बालक को धीरे धीरे जो प्रैक्टिकल वर्क होते हैं उन वर्कों के प्रति रुचि नहीं रखता है। यदि बालक की रुचि रखनी है तो उस कार्य को उसी हाथों हाथ करवाना चाहिए ताकि बालक उत्साह से उमंग से उस कार्य में रुचि ले सके, और रुचि लेकर तभी वो अधिगम सीखता है। और चलो इसका आज दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे हम, प्रायोगिक कार्य का स्तर। इसका जो दूसरा टॉपिक है वो है आज प्रायोगिक कार्य का स्तर। कार्य का स्तर। पहला था सैद्धांतिक एवं प्रायोगिक कार्य का महत्व, दूसरा प्रायोगिक कार्य का स्तर। इसके अंदर प्रायोगिक कार्य जो प्रैक्टिकल वर्क होते हैं उन कार्यों के स्तर के अनुरूप होने चाहिए, यानी छात्रों के स्तर के अनुरूप होने चाहिए। छात्रों की आयु जितनी होनी चाहिए उसी के अनुसार उनके प्रैक्टिकल वर्क भी होने चाहिए, तो छात्रों के अनुकूल होने चाहिए। जो प्रैक्टिकल वर्क करते हैं वो वर्क छात्रों के अनुकूल होने चाहिए। जैसे सभी प्रकार के छात्रों को ध्यान में रखकर छात्रों से प्रयोग करना चाहिए। कक्षा में हम पढ़ाते हैं तो उस कक्ष के अंदर 3 प्रकार के बालक होते हैं, मध्यम सामान्य बुद्धि वाले, कुशाग्र बुद्धि वाले, मंद बुद्धि वाले भी होते हैं। तो जो प्रतिभाशाली बालक होंगे उनसे कोई कार्य करवा रहे हैं, हम प्रयोगात्मक कार्य करवा रहे हैं या जो प्रैक्टिकल वर्क करा रहे हैं, वो बालक उस चीज को तुरंत सीखेंगे। लेकिन जो मंद बुद्धि के बालक हैं वो उस बालक को सीखने में धीरे गति से सीखेंगे, समय अधिक लेंगे। ये तो कार्य ऐसा होना चाहिए, जो प्रैक्टिकल वर्क है वो ऐसा होना चाहिए कि तीनों बालकों के जो प्रतिभाशाली मंद बुद्धि जो सिंह बुद्धि वाले बालक है उन तीनों वर्ग के बालकों को आसानी से समझ में आना चाहिए, ना छात्रों के अनुकूल होने चाहिए। छात्र की जो स्तर है उसी के अनुकूल प्रयोगात्मक जो कार्य है वो होने चाहिए। जो प्रतिभाशाली बालकों को कठिन तथा कमजोर छात्रों को अपेक्षा सरल प्रयोग करने दिए जाने चाहिए। इसके अंदर ये बात कही गई कि प्रतिभाशाली जो बालक होंगे, जो प्रतिभाशाली बालक हैं बालकों को तो कठिन कार्य दिए जाने चाहिए। जो
कठिन प्रैक्टिकल वर्क होते हैं, जो प्रायोगिक कार्य होते हैं, वो कार्य दिए जाने चाहिए। और कमजोर छात्रों को, कमजोर होंगे जो मंदबुद्धि हैं, उनको सरल प्रैक्टिकल वर्क देने चाहिए। इनको सरल से कठिन की ओर सिखाना चाहिए, इनको कठिन से सरल की ओर सिखाना चाहिए, तभी छात्रों के में प्रायोगिक कार्य के स्तर की ज्ञात करके हम उसके मूल्यांकन करने में सफल होंगे। तीसरा है प्रायोगिक कार्य का उद्देश्य। प्रायोगिक कार्य का उद्देश्य। तीसरा है प्रायोगिक कार्य का उद्देश्य। इसके अंदर अध्यापक को अपने अध्यापक की तो कक्षा में जाता है तो उसके कुछ उद्देश्य लेकर जाता है कि आज कक्षा में जाना है, उससे पहले वो अपनी पूर्व तैयारी करता है। पूर्व तैयारी इसलिए करता है कि जो उसके उद्देश्य उसने बनाए हैं कि मैं आज कक्षा में ये जाके पढ़ाऊंगा, इससे संबंधित छात्रों को ये मालूम होगा, तो ये उद्देश्य उसको धीरे धीरे उस उद्देश्य की पूर्ति हेतु वो अपना अभ्यास कार्य करता है। इसलिए अध्यापक को वह आरंभ करने से पहले छात्रों को प्रयोग संबंधी उद्देश्यों को स्पष्ट रूप से बता देता है कि आज प्रयोग करेंगे, इस प्रयोग में ये कार्य होते हैं, इसके उद्देश्य ये होते हैं। तो अध्यापक पहले से छात्रों को इसके जानकारी से अवगत करा देता है। उन्हें यह ज्ञात रहे कि प्रयोग कार्य करते समय क्या पता लगाना है, यानी जो प्रयोग कर रहे हैं उसके पीछे क्या निष्कर्ष निकालना है, ये छात्रों को पहले से ही अध्यापक को अवगत करा देता है, ताकि बालक अपनी विवेक शक्ति के आधार पर उस निष्कर्ष को निकाल सके। जैसे अणु का किस प्रकार से अणु की संरचना होती है, उसके कौन से नाभिक में क्या होता है, इस प्रकार से जो उद्देश्यों के प्रयोग करके निकाले जाते हैं। तो छात्रों को उनको पहले से वो अवगत करा देते हैं कि जो हम प्रयोग कर रहे हैं इसका स्पष्ट उद्देश्य ये रहेगा, इससे हमको ये निष्कर्ष निकालना है। तो छात्र उसमें मेहनत करके लगन के साथ उसे अपने उद्देश्य की पूर्ति करने में अपना समय बिताते हैं, अपनी भूमिका पाते हैं। इससे विद्यार्थी संभावित त्रुटियां नहीं करेंगे। इससे उनको जब निष्कर्ष निकालना है, उनको सही निष्कर्ष निकालने के लिए शिक्षक पहले से उनको अवगत करा देगा, तो विद्यार्थी होगा वो कोई त्रुटियां नहीं करेंगे, कोई उसके अंदर कोई ऐसी गलत काम नहीं करेंगे, कोई, ताकि जो सामान्य रूप से किए जा रहे प्रयोग में हो सके। तो निष्कर्ष उसको सही निकाला है तो वो ऐसे ही कार्य करेंगे, उसको बहुत ही गहनता से, सूक्ष्मता से उस कार्य को करेंगे, ताकि जो सामान्य जो प्रयोग करते हैं उसमें जो त्रुटियां रह जाती है, जो कमियां रह जाती है, उनको वो दोहराते रहें, तो उन कमियों को दूर करने का वो उसमें प्रयास करते हैं बालक। अध्यापक को इस प्रकार से अध्यापक को आवश्यक सावधानियों के संबंध में पूर्व में ही निर्देश दे देने चाहिए कि हम ये प्रयोग कर रहे हैं, इसमें प्रयोग करते समय क्या क्या आवश्यक सावधानियां होती हैं। मैंने कल की जो ऑनलाइन क्लास थी, नेक्स्ट ऑनलाइन क्लास हुई है, उसमें प्रयोग करते समय जो आवश्यक सावधानियां क्या होती हैं, किन प्रयोगों में क्या क्या आवश्यक सावधानियां होती हैं, उनके बारे में आपको अवगत कराया था। तो छात्रों को पहले से निष्कर्ष निकालने से पहले ही शिक्षक भी अवगत करा देता है कि हमें ये निष्कर्ष निकालना है, तो छात्र उस चीज को बुरी लगनता से करते हैं, उसमें जो कमी है उस कमियों को, त्रुटियां हैं, त्रुटियों को नहीं आने देते हैं और उसके सामने सही निष्कर्ष देने का वो प्रयास करते हैं। इसीलिए और यह भी निर्देश दिया जाता है कि जो प्रयोग करते समय जो आकस्मिक दुर्घटनाएं हो जाती हैं, उन दुर्घटनाओं के बारे में सूचित भी कर देते हैं, जिससे प्रयोग के समय कोई दुर्घटना घटित न हो और छात्र सफलतापूर्वक प्रयोगों के उद्देश्य को प्राप्त कर सके। ये प्रयोग करने से पहले शिक्षक अपने निर्देश बालकों को दे देता है, ताकि बालक सावधानी से उसमें अपना प्रयोग कार्य करते और अपना सफलतापूर्वक निष्कर्ष निकालते हैं। फिर नेक्स्ट इसका पॉइंट है वो है रचनात्मक कार्यों को प्रोत्साहन। फोर्थ है रचनात्मक कार्यों को प्रोत्साहन। रचनात्मक कार्यों को प्रोत्साहन। विद्यार्थी में
बनी रहे। तो इसलिए जो विद्यार्थी जो प्रयोग करता है उस प्रयोग को करते समय उसके रुचि और उसकी जो कार्य है उसमें उसकी रुझान बना रहे। इस हेतु अध्यापक प्रयोग के प्रति कोई ऐसा कार्य करता है, उसको बालक को इस प्रकार से प्रेरित करता है कि वो स्वयं प्रयोग करके निरीक्षण प्रेषण संबंधी निष्कर्ष निकालने में सक्रियता से जुटा रहे। अध्यापक को प्रयोग में किसी प्रकार की पुनरावृत्ति न हो इसका ध्यान रखना आवश्यक है। इस कार्य हेतु जो अध्यापक है वो प्रयोग में अनुकूल संशोधन एवं परावर्तन करा सके, यानी बालकों को इस प्रकार से ज्ञान सिखाना या इस प्रकार से प्रयोग कराना कि सावधानी के साथ साथ उस ज्ञान को वो तुरंत सीख भी सके और रचनात्मक कार्य और विचारों को उनको प्रोत्साहन भी मिल सके। इसलिए अध्यापक प्रयोगों में अनुकूल संशोधन एवं परावर्तन करता है। प्रयोगों में अनुकूल संशोधन एवं अनुकूल संशोधन एवं परावर्तन कार्य करता है। अनुकूल संशोधन एवं कोई परावर्तन कार्य करता है। इससे छात्रों में रचनात्मक ज्ञान और विचारों को प्रोत्साहन मिलता है। इससे छात्रों के अंदर जो रचनात्मक ज्ञान है, उनके जो विचार हैं, उनको प्रोत्साहन मिलता है। फिफ्थ पॉइंट है अध्यापक की उपस्थिति एवं स्थान। अध्यापक की उपस्थिति एवं स्थान। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें अध्यापक की उपस्थिति एवं उसका स्थान। अध्यापक की अपनी उपस्थिति में ही छात्रों को प्रयोगात्मक कार्य कराने चाहिए। जब अध्यापक उस लैब में, उस प्रयोगशाला में उपस्थित होता है तभी प्रयोगशाला में अंदर कार्य करने चाहिए। यदि अध्यापक उपस्थित नहीं है उस प्रयोगशाला के अंदर तो प्रयोगात्मक कार्य नहीं करने चाहिए। अध्यापक की देख रेख में ही प्रैक्टिकल वर्क के कार्य या प्रैक्टिकल वर्क होना चाहिए। शिक्षक की अनुपस्थिति में छात्रों को प्रायोगिक कार्य की अनुमति नहीं देनी चाहिए। जब शिक्षक उपस्थित न हो प्रयोगशाला में तो उनको प्रैक्टिकल वर्क कार्य करने की जो अनुमति है वो नहीं देनी चाहिए, क्योंकि आकस्मिक घटना कोई हो जाती है उस समय संभालने के लिए शिक्षक की देख रेख में होना चाहिए। प्रयोगशाला में अध्यापक को ऐसे स्थान पर बैठना चाहिए। इसमें अध्यापक के बैठने का जो स्थान है वो बताया कि उसको ऐसे स्थान पर बैठना चाहिए जहां से वे सभी छात्रों को क्रियाकलाप को अपनी दृष्टि से देख रेख सके। ऐसे स्थान पर बैठना चाहिए या सामने कोई मेज रखी हो, स्टैंड बना हो या उस पर बैठना चाहिए ताकि जो समस्त प्रैक्टिकल वर्क कर रहे हैं छात्र उनकी क्रियाकलापों पर दृष्टि रख सके, उनके जो कार्य की देखरेख कर सके तथा उनके कार्यों पर दृष्टि रखनी चाहिए कि छात्र अपना कार्य ठीक प्रकार से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। इसके लिए अध्यापक द्वारा प्रायोगिक कार्य के समय छात्रों से प्रयोग संबंधी प्रश्न पूछते भी रहना चाहिए। इसके लिए ये भी होए कि जब वो प्रयोग कार्य कर रहे हैं या प्रैक्टिकल वर्क कर रहे हैं उस समय छात्रों को ये भी अवगत कराना चाहिए कि जो प्रैक्टिकल वर्क कर रहे हैं उन छात्रों को कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है, कोई परेशानी तो नहीं आ रही है। इसलिए बार बार प्रश्न भी उसको पूछने चाहिए। इससे यह पता लगता है कि छात्र प्रयोग को उचित रूप से समझ रहे हैं या नहीं। यदि बार बार उसको उस प्रयोग के बारे में प्रश्न पूछेंगे, उस विषय से बार प्रकरण के बारे में प्रश्न पूछेगा शिक्षक, तो छात्रों को ये ज्ञात कर सकते हैं कि छात्र उस प्रयोग को उचित रूप से समझ रहा है या नहीं समझ रहा है। इस प्रकार अध्यापक को प्रायोगिक कार्य के समय छात्रों से विधि या प्रशिक्षण या निरीक्षण प्रेषण या परिणाम प्राप्त करने संबंधी तथ्यों पर वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछकर जब प्रयोग कर रहे हैं तो छात्रों को उस समय जो प्रयोग कर रहा है उसकी क्या विधि होगी,
क्या निरीक्षण है, क्या प्रेषण है, या परिणाम प्राप्त करने के लिए कि छात्र किस हद तक उस प्रयोग को सही कर सकता है या उसका सही निष्कर्ष निकाल सकता है, इसका ज्ञात करने के लिए छात्रों को बीच-बीच में वस्तुनिष्ठ छोटे प्रश्न हैं उस प्रयोग से संबंधित छोटे प्रश्न पूछकर उनके प्रायोगिक कार्य का मूल्यांकन भी करना चाहिए। इस प्रकार छात्रों के किए गए कार्य का विवेचन तथा उपयोग करने का अवसर यहाँ उसको मिलता है। छात्रों के कार्य का विवेचन व उपयोग किस प्रकार से वो कर सकें, यहाँ उनको एक मौका मिलेगा। फिर नेक्स्ट, प्रयोगात्मक जो कार्य होते हैं उस कार्य का रिकॉर्ड रखना, प्रायोगिक कार्य का रिकॉर्ड रखना, इसको हम मिटा देते हैं इसका नेक्स्ट पॉइंट पढ़ने के लिए। प्रायोगिक कार्य का रिकॉर्ड रखना। नेक्स्ट है इसका बिंदु छठा, प्रायोगिक कार्य का रिकॉर्ड रखना। या रिकॉर्ड तैयार करना, तैयार करना। जो प्रायोगिक कार्य है उससे संबंधित जो रिकॉर्ड है उसको किस प्रकार से तय किया जाएगा उसके बारे में भी पढ़ेंगे। तो जो प्रायोगिक कार्य है उसका रिकॉर्ड तैयार किस प्रकार से किया जाता है, विद्यार्थियों को उन सभी तथ्यों का नोट करने के लिए कहा जाना चाहिए जो हम प्रयोग करते समय बालक जो तथ्य कर रहा है, जो क्रिया कर रहा है, उस तथ्यों को नोट करना चाहिए, करने के लिए कहा जाना चाहिए कि प्रयोग के समय निरीक्षण से प्राप्त हुई और प्रेषण द्वारा परिणाम निकालने में सावधानी भी बरतनी चाहिए। यदि किसी कारणवश कोई प्रयोग में असफल रहता है, यदि किसी कारणवश कोई बालक है जो प्रयोग करते समय उसका निष्कर्ष नहीं निकाल पाता है, असफल रहता है, तो उसे असफलता के कारणों को उत्तर पुस्तिका में लिखनी चाहिए कि उसने जो कार्य किए हैं उस कार्य के प्रति वो असफल किस प्रकार से रहा, तो उसकी जो असफलता के जो कारण है उसको एक उत्तर पुस्तिका में नोट करने चाहिए, जिससे भविष्य में उन गलतियों की पुनरावृत्ति न हो कि जो असफल रहा बालक किस कारण से असफल रहा है, उस असफलता के कारणों को एक नोटबुक में लिखने चाहिए ताकि भविष्य में उसकी गलती ना हो सके। अध्यापक को देखना चाहिए कि छात्रों को प्रयोग संबंधी निरीक्षण एवं प्रेषण इत्यादि सीधे रिकॉर्ड बुक में ही लिखे। छात्रों को संबंधी जो छात्रों के प्रयोग संबंधी छात्रों के प्रयोग संबंधी जो रिकॉर्ड होते हैं, प्रयोग संबंधी जो रिकॉर्ड होते हैं उसे एक रिकॉर्ड बुक में लिखे। जो प्रेषण संबंधी जो बुक है या किसी पर्चे या कागज पर नहीं लिखने चाहिए, उस रिकॉर्डों को जो प्रायोगिक संबंधी आवश्यक रिकॉर्ड है वो उत्तर पुस्तिका में लिखने चाहिए, किसी कागज पर नहीं लिखने चाहिए। प्रायोगिक कार्य संबंधी आवश्यक रिकॉर्ड अपनी पुस्तिका में उतारे तथा चित्र, ग्राफ आदि की पूर्ति में प्रयोगशाला में करें। उसको अपनी पुस्तिका में उतारने चाहिए, वो जो चित्र है उससे संबंधित जो ग्राफ हैं वो प्रयोगशाला में आदि में करने चाहिए। प्रयोग संबंधी पूर्तियां पूर्ण होने के पश्चात छात्र अपनी उत्तर पुस्तिका जांच हेतु अध्यापक के सामने प्रस्तुत भी करनी चाहिए। फिर नेक्स्ट, प्रायोगिक कार्य का मूल्यांकन। 7 पॉइंट है अपना प्रायोगिक कार्य का मूल्यांकन।
प्रायोगिक कार्य का जो मूल्यांकन है उस प्रकार किया जाएगा। अध्यापक को यह इसमें ये चाहिए कि वो छात्रों के द्वारा दी गई जो उत्तर पुस्तिका है, जैसे इसमें छात्रों के प्रायोगिक कार्य का जो रिकॉर्ड रखता है अध्यापक रखता है, लेकिन उसके सामने एक उत्तर पुस्तिका भी होनी चाहिए। तो उन उत्तर पुस्तिकाओं का ठीक प्रकार से अवलोकन एवं जांच करने के बाद छात्रों को वापस कर दे, उस पुस्तिकाओं का जांच कर दे, उसका अवलोकन करके उसको छात्रों को रिटर्न कर दे, जिससे छात्रों को अपनी गलतियों का पता लग सके। उसके अंदर कोई गलतियां होंगी उस पर गोला लगाना चाहिए और उस पुस्तिका को वापस छात्रों को रिटर्न करना चाहिए। तो छात्र उस पुस्तिका को देखेंगे तो उनको ये मालूम होगा कि हमने कहाँ कहाँ गलतियाँ की, और वापस जब वो प्रयोग करेंगे तो उसमें वो पुनरावृत्ति उन गलतियों की पुनरावृत्ति नहीं करेंगे। जो छात्र प्रायोगिक अभ्यास पुस्तिका में कार्य पूरा नहीं करते उन्हें मार्ग प्रदान कर पूर्ण करने को कहें। जो प्रायोगिक कार्य में अभ्यास पुस्तिका का कार्य पूरा नहीं करते हैं तो उन्हें वापस उनको सुझाव देना चाहिए कि उनको अपनी जो अभ्यास पुस्तिका है उस पुस्तिका में मार्ग प्रदान करना चाहिए। यदि इसके पश्चात भी छात्र प्रायोगिक कार्य पूर्ण नहीं कर रहे हैं तो उनको प्रायोगिक कार्य की अनुमति नहीं दे। यदि इसके पश्चात ही जब अध्यापक द्वारा सुझाव दिया जाता है कि आप जो प्रायोगिक कार्य कर रहे हैं वो प्रायोगिक कार्य इस प्रकार से रहेगा, तो भी बार बार जब विद्यार्थी गलती करता है तो अध्यापक को फिर उसको जो प्रयोगात्मक कार्य है, प्रैक्टिकल वर्क है, वो वर्क करने की अनुमति नहीं देनी चाहिए जब तक कि उनके द्वारा पूर्व कार्य पूरा न हो, जब तक कि उसको जो निर्देश दिए थे पूर्व में हमने वो पूरा नहीं करता है। फिर छात्रों के समूह में विभाजन, 8वां है छात्रों के समूह का विभाजन। छात्रों के समूह का विभाजन। छात्रों का समूह में विभाजन। कक्षा में छात्रों की संख्या 20 या 25 अधिक होने पर जब प्रैक्टिकल वर्क करते हैं तो छात्रों की, मैंने आपको पहले भी जो प्रायोगिक कार्य के अंदर जो उसकी साज सज्जा है, जो उसकी रूपरेखा है, उसके बारे में बताया था कि कक्षा में तो जब क्लास लेते हैं हम विज्ञान विषय की, उसमें तो 40-50 छात्र होने चाहिए जो बताया था व्हाइट हाउस द्वारा। तो जो प्रैक्टिकल वर्क में बालक भाग लेते हैं उसमें उनकी संख्या 20 या 25 होनी चाहिए। छात्रों की संख्या 20 या 25 मानी गई है, तभी उस बालकों के ग्रुप को हम सेट कर सकते हैं। 5-5 के ग्रुप में हम निरीक्षण भी उसका कर सकते हैं आसानी से। यदि इससे अधिक होने पर उन्हें आवश्यकता अनुसार समूहों में विभाजित किया जा सकता है। यदि 20 या 25 से अधिक छात्र हो रहे हैं तो उनको उनकी आवश्यकता के अनुसार समूहों में विभाजित किया जा सकता है, जिससे सभी छात्रों का उचित ढंग से निरीक्षण किया जा सके। यदि हम समूह में उनको विभाजित नहीं करते, उनका ग्रुप नहीं बनाते हैं, तो छात्र जो कार्य कर रहे हैं उनका हम उचित रूप से मूल्यांकन नहीं कर पाते हैं। व्यक्तिगत रूप से मार्ग प्रदान किया जा सकता है। 2 या 3 समूहों को पृथक पृथक प्रयोग दिए जाने पर अध्यापक का कार्य बढ़ जाता है, क्योंकि छात्रों की जो गतिविधि यदि 2 या 3 समूह रखेंगे तो अध्यापक के कार्य में भी बढ़ोतरी होगी, क्योंकि प्रत्येक बच्चे को बार बार जाके देखना पड़ता है कि वो किस प्रकार से उनके अंदर प्रयोग कार्य कर रहा है। यदि छात्रों की गतिविधियों पर भी दृष्टि रखनी पड़ती है, इसलिए उनके समय की भी समय भी अधिक उनको लगेगा। यदि समूहों की संख्या अधिक हो तो अध्यापक यह कार्य सुचारू रूप से नहीं कर सकता और छात्र मनमाने ढंग से गलत विधि से कार्य करते हुए गलत विधियां भी अपनाने लग जाएंगे। यदि समूहों की संख्या छात्रों, इसलिए प्रैक्टिकल वर्ग के अंदर 20 या 25 छात्र ही होने चाहिए ताकि उनकी समस्त गतिविधियों पर शिक्षक ध्यान दे सके। यदि उनके अंदर समूह ज़्यादा हो गए तो शिक्षक बार बार देखेगा तो उनके समय की ज़्यादा लगेगा, और बार बार देखने से कई ऐसा होता है कि समूह पर ध्यान नहीं जाता, तो जो छात्र प्रयोग कार्य
कार्य कर रहे हैं वो प्रयोग गलत भी करते हैं और धीरे धीरे उस प्रयोगों के अंदर गलत विधि भी अपनाने लगते हैं। यदि प्रयोगशाला में छात्रों की संख्या के अनुरूप पर्याप्त उपकरणों की व्यवस्था भी न हो, यदि छात्र 20 या 30 हैं तो उनके समय जो आवश्यकता है उन उपकरणों की व्यवस्था भी नहीं हो तो छात्रों को पृथक पृथक प्रयोग करके काम कराना उचित है। यदि समूह में कार्य करने से छात्रों में सहयोग की भावना का विकास भी होता है। समूह का एक फायदा होता है कि समूह में कार्य करेगा बालक तो छात्र के अंदर एक दूसरे का सहयोग करना, एक दूसरे के साथ मेल मिलाप करके मिलजुल कर कार्य करना, इस प्रकार की भावना का विकास होता है। व्यक्तिगत या सामूहिक आसानी से उपलब्ध हो सकते हैं। व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से किसी भी छात्र को या किसी भी विधि को अपनाते समय छात्र ये ध्यान रखें कि जो छात्रों को जो प्रायोगिक प्रैक्टिकल वर्क कर रहे हैं उसमें जो प्रायोगिक उपकरण है वो आसानी से उपलब्ध हो। प्रयोगशाला सहायक द्वारा छात्रों को सामान आदान प्रदान किया जाता है, परंतु सहायक के अभाव में अध्यापक को ही यह कार्य करना होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि इस व्यक्ति, इस बालकों, इन समूह को इस उपकरण की आवश्यकता है, तो जो प्रयोगशाला के अंदर मैंने आपको बताया भी था कि प्रयोगशाला के अंदर 2 सहायक होने चाहिए। जब सहायक नहीं होता है तो उस समय जो अध्यापक होगा वो ही उस सहायक का कार्य करेगा। तो जो आदान प्रदान कर रहे हैं उन उपकरणों का तो अभाव नहीं होना चाहिए ताकि बालक को सीखने के प्रति उस समय की बचत हो सके। उस स्थिति में किसी योग्य छात्र का सहयोग लेना उचित होगा। छात्र सामान लेते समय कागज पर सूची बनाकर प्रदान करें कि उनको जो जिस टॉपिक से संबंधित जो प्रयोग कर रहे हैं उस प्रयोगों के बारे में क्या क्या सामान चाहिए उसकी एक सूची बनाकर अध्यापक को देनी चाहिए। छात्र सामान कागज पर सूची बनाकर प्रदान करें ताकि उसको आवश्यकता अनुसार उनको सामान उपलब्ध हो सके। सामान जमा कराते समय सहायक द्वारा सूची से मिलाकर वापस लिया जाना चाहिए। यह भी सावधानी होनी चाहिए कि जो कागज छात्र ने दिया था उसकी जेरॉक्स करवा के रखनी चाहिए। तब जब वापस सामान छात्र जमा करवाने आएगा तो जो सूची उस समय थी वो वापस मिलानी चाहिए कि किसी सामान में गड़बड़ी तो नहीं है। सामान गुम हो जाने पर या टूटने फूटने पर छात्रों को सामान का मूल्य भी जमा करवाना पड़ता है। ये रूल्स होता है सब प्रैक्टिकल कार्य के अंदर कि जब छात्र सामान लेता है या उस सामान को टूट फूट करके देता है तो उसको वापस उस सामान का जो मूल्य होता है उसको चुकाना पड़ता है। फिर विज्ञान के विद्यार्थियों में अनुशासन नफा है। विज्ञान के विद्यार्थियों में अनुशासन विज्ञान के विद्यार्थियों में अनुशासन। विज्ञान विषय के जो विद्यार्थी वैसे तो बहुत ही अनुशासनशील माने जाते हैं क्योंकि विज्ञान विषय ही ऐसा होता है जिसमें विद्यार्थी प्रयोगशाला में किसी प्रकार का शोर शराबा नहीं करते। लेकिन कभी कभी ऐसे कोई शरारती बच्चे होते हैं जो प्रयोगशाला में जाते हैं या लैब में जाते हैं तो वहाँ शोर शराबा करने लग जाते हैं जिससे कक्ष का माहौल डिस्टर्ब हो जाता है, अनुशासनहीनता हो जाती है। इसलिए प्रत्येक छात्र बिना किसी व्यवधान डाले अपने कार्य में व्यस्त रहना चाहिए। इसमें होना चाहिए कि प्रत्येक छात्र को जो उसका कार्य है उस कार्य में बिना शोर शराबे से अपने कार्य को करते रहना चाहिए, बिना किसी व्यवधान डाले अपने कार्य में उसको व्यस्त रहना चाहिए। अनुशासन रखने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि प्रत्येक छात्र को कार्य में व्यस्त रखा जाए। यदि अनुशासन रखने का सबसे तरीका अच्छा ये कि प्रत्येक छात्र को अपने कार्य में व्यस्त रखना चाहिए। अनुशासन रखने का सबसे बेटर चाहे क्लास में हो, चाहे प्रयोगात्मक कक्ष में हो, लैब में हो या छोटे बच्चों के लिए हो। बच्चों को जब अनुशासन में रखना है तो कार्य होगा कि उनको अपने कार्य में व्यस्त रखा करो। जब उनको अपने कार्य से फुर्सत ही नहीं मिलेगी तो वो किस प्रकार से बातें करेंगे, किस प्रकार से
शरारतें करेंगे। इसलिए बच्चों को अनुशासन रखने का सर्वोत्तम विधि यह मानी जाती है कि उसको अपने कार्य में व्यस्तता रहने दो, जिससे शोरगुल करने का उसको अवसर भी नहीं मिले। यदि उसको अपना कार्य से वो बिजी नहीं रहता है या कार्य के प्रति रुझान नहीं है तो वो अनुशासनहीनता करेगा, क्योंकि उसके समय खाली समय का वो अपना कुछ सदुपयोग करना चाहेगा। तो सदुपयोग इसलिए करेगा कि शोर शराबा करेगा, एक दूसरे से मस्ती करेगा, एक दूसरे से बातचीत करेगा। ऐसा है तो उसको अपने कार्य में व्यस्त रखना चाहिए। छात्रों को प्रयोग करते समय प्रयोगशाला में आवश्यक कार्य होने पर आवागमन की आज्ञा दी जाए। जो प्रयोगशाला के अंदर कार्य करते हैं तो उसको उस समय किसी के अंदर अनुमति नहीं होती, लेकिन जब आवश्यक कार्य हो उसी समय अनुमति दी जाए। छात्रों के प्रयोग संबंधी उपकरण एवं सामग्री को उनकी मेज के पास सुविधाजनक स्थानों पर रख देना चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया था, मेज होनी चाहिए 3.5 इंच की, उसी के ऊपर पानी की व्यवस्था, प्रकाश की व्यवस्था होनी चाहिए। और जो उनके उपकरण जो प्रयोग कर रहे हैं उससे संबंधित जो उपकरण है उस उपकरणों को उसी मेज पर रखा जाना चाहिए। जब भी उनकी आवश्यकता होगी तो वो तुरंत उस उपकरण को ले सके, उनके समय का सदुपयोग हो सके, समय की बर्बादी न हो। क्योंकि नहीं तो उनके जो सामान नहीं होगा, जो उनके प्रयोग कर रहे हैं उससे संबंधित सामान नहीं होगा तो वो इधर उधर भटकेंगे, तो कक्षा का ध्यान भी डिस्टर्ब होता है, अनुशासन का भंग भी होती है। इसलिए अनुशासन रहने के लिए उनकी जो समस्त सामग्रियाँ वो एक ही मंच पर उपलब्ध होनी चाहिए। अच्छे अनुशासन का एक उदाहरण ये है कि जब भी अध्यापक को कोई निर्देश दे तो सभी छात्र शांति से सुनकर उनका पालन भी करें। एक उदाहरण ये भी है कि अध्यापक को किसी चीज के बारे में निर्देश दे रहा है तो छात्रों का ये दायित्व बनता है कि उस निर्देश को आवश्यकता ध्यानपूर्वक सुने और उसकी पालना करें। फिर अंत में विज्ञान के छात्रों के लिए निर्देश एवं मार्गदर्शन। नेक्स्ट है अपना विज्ञान के छात्रों के लिए निर्देश एवं मार्गदर्शन। विज्ञान के छात्रों के लिए निर्देश एवं मार्गदर्शन। प्रारंभ में जब छात्र पृथक पृथक प्रयोग कर रहे हों तब पहले तो ये होता है कि उनको अलग अलग प्रयोग करने के लिए दिए जाते हैं, फिर समूह में दिए जाते हैं। तो जब पहले जो वो प्रयोगशाला में जाता है तो उनको अलग अलग कार्य कर रहे होते हैं, तब अध्यापक द्वारा प्रयोग से संबंधित जो उद्देश्य हैं वो बता दिए जाते हैं। उनसे संबंधित जो आवश्यक सावधानियां हैं उनके बारे में भी छात्रों को अवगत करा दिया जाता है, जिससे वे सफलतापूर्वक सार्थक परिणाम निकाल सके। अध्यापक को किसी भी विशेष प्रयोग के लिए विशेष निर्देश और जो विशेष मोटिवेशन है वो करने चाहिए और आवश्यक सावधानियों के बारे में कि ये प्रयोग कर रहे हैं, इससे आग लगने का खतरा है, इससे जलने का खतरा है, इससे कांच लगने का खतरा है। तो जो प्रयोग के समय जो आवश्यक सावधानियां हैं उनको बार बार समय समय पर छात्रों को अवगत कराना चाहिए, ताकि छात्र को किसी भी प्रकार की जो असामयिक घटना है वो घटित होने से वो बच सके। कभी कभी ऐसा भी होता है कि अध्यापक सैद्धांतिक भाग पढ़ाते समय कुछ महत्वपूर्ण तथ्य बताना भूल जाते हैं, या जब कक्षा में व्याख्या दे रहे हैं तो कभी कभी ध्यान डिस्टर्ब हो जाता है, तो अध्यापक को जो उससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य होते हैं, जो सावधानियां होती हैं उनके बारे में पढ़ाना वो भूल जाता है। ऐसी स्थिति में पुनः सविस्तार समझा देना चाहिए। छात्रों को उचित सुझाव और मार्गदर्शन देने के लिए निम्नलिखित साधनों का प्रयोग किया जाना चाहिए, जैसे इसके अंदर प्रयोगशाला पुस्तिकाएं, क्योंकि छात्रों को हम समय समय पर जब प्रयोग करते हैं बार बार उनको हम नहीं कह सकते, तो उनके समय जो प्रयोगशाला से संबंधित जो आवश्यक निर्देश जिसके अंदर लिखे हुए होते हैं कि प्रयोगशाला में जाएंगे, इस उपकरण के प्रति ये है, उपकरण ऐसे कार्य करता है, इसमें ये सावधानी होनी चाहिए, इस प्रकार की जो भी समस्त बातें होती हैं जो प्रयोगशाला से संबंधित रखती हैं ज्ञान, उसकी एक पुस्तक होनी चाहिए जो छात्रों को
लेबोरेटरी मैनुअल्स कहते हैं। लेबोरेटरी जो मैनुअल्स होगा वो छात्रों को उपलब्ध कराने चाहिए। दूसरा है प्रयोगशाला आदेश। दूसरा है प्रयोगशाला आदेश। छात्रों को प्रयोगशाला से संबंधित निर्देश परामर्श से जो आदेश हैं उससे संबंधित जो पुस्तिका होती है वो भी देनी चाहिए। ये साधनों का प्रयोग करना चाहिए ताकि बालक अपनी जो कार्य कर रहे हैं उससे पहले ही उस बारे में अवगत हो सके, आकस्मिक दुर्घटना से बचे रहने का वो प्रयास करते रहे। और फिर एक आदेश निर्देश कार्ड। तीसरा है आदेश निर्देश कार्ड। आदेश निर्देश कार्ड ये भी होना चाहिए। जो इंस्ट्रक्शन कार्ड होते हैं इनके बारे में भी छात्रों को ये सभी संसाधन उपलब्ध होंगे, तभी छात्रों को उचित मार्गदर्शन हम या सुझाव दे सकेंगे। तो आज की जो ऑनलाइन क्लास थी उसमें मैंने आपको जो प्रयोगात्मक कार्य हैं उसके संगठन एवं उनके जो क्रियान्वयन हैं उनके बारे में बताया, जिसमें मैंने आपको प्रायोगिक कार्य का स्तर, प्रायोगिक कार्य का उद्देश्य, रचनात्मक कार्यों को प्रोत्साहन, अध्यापक की उपस्थिति एवं स्थान, प्रायोगिक कार्य का रिकॉर्ड तैयार रखना, फिर प्रायोगिक कार्य का मूल्यांकन, छात्रों को समूह में विभाजन, विद्यार्थियों के लिए अनुशासन, जो विज्ञान विषय के प्रति जो विद्यार्थियों के अनुशासन किस प्रकार से हो, और विज्ञान के छात्रों के लिए निर्देश एवं मार्गदर्शन से संबंधित जानकारी दी